गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखते हैं 15 जुलाई में ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो यूपीएससी बना सकता है और पूछ सकता है। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। स्पेक्ट्रम एमसीक्यू की जो सीरीज है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली दिस सीरीज विल हेल्प यू। ये सीरीज जो है आपको स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी बुक को ही एमसीक्यू के थ्रू कवर करने में हेल्प करेगी। और बेल आइकन जो है इसको प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज इसी की वजह से ही आपको जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो मिलते रहेंगे जब भी हम कोई नया वीडियो, चाहे वो पॉलिटी एमसीक्यू का हो, करंट अफेयर्स एमसीक्यू का हो या फिर स्पेक्ट्रम एमसीक्यू का हो, कभी भी अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम जो हमारी रहेगी, मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से कि अगर अपर टू ब्रैकेट्स में आपके स्कोर होता है तो उसे सेफ जोन कहते हैं और नीचे के जो दो जोन है इसे डेंजर जोन माना जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको डेंजर जोन से उठ के सेफ जोन में आना है। तो अगर मोर देन इक्वल टू 60% आप स्कोर कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि प्रीलिम्स आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। तो कोशिश करिए अपर टू ब्रैकेट्स में स्कोर करने की। नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख के दोबारा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो रिसेंटली जो टाइगर सेंसस हुआ है, हमने टाइगर सेंसस के ऊपर एक और क्वेश्चन भी बनाया था, बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स है वो अलग दी गई है। उसके बारे में स्टेटमेंट्स दी गई है। टाइगर सेंसस के बारे में पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका टाइगर सेंसस के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडियाज 2018 टाइगर सेंसस हैज मेड इट टू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो इंडिया का 2018 में जो टाइगर सेंसस हुआ था उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जगह मिली है। हो सकता है इंडिया हैज फेल्ड इन अचीविंग द टारगेट ऑफ डबलिंग टाइगर नंबर। तो हमारा जो टारगेट था कि हम अपने टाइगर नंबर को ट्वाइस कर देंगे उसमें लेकिन हम रह गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था। देखिए जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है कई बार ऐसे ही होता है, कुछ फैक्ट्स वो करंट से उठा लेगा, कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जो ट्रेडिशनल होंगे और उससे वो पूरा क्वेश्चन बना लेगा। इससे क्या हो रहा है, देखिए जो एस्पिरेंट है, जो एग्जाम देने गया है इंडिविजुअल, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चल रही हैं कि अगर उसको ये चीज़ पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लॉन्च किया गया था, इट मीन्स उसको ट्रेडिशनल नॉलेज भी है, उसको पता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर करके कोई प्रोजेक्ट एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। एट द सेम टाइम अगर उसको पता है कि 2018 टाइगर सेंसस जो था, अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई थी, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये पहली स्टेटमेंट भी ठीक है। इट मीन्स उसको करंट के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो ओवरऑल जो कैंडिडेट है उसको करंट की इंफॉर्मेशन भी है और उसको ओल्ड इन्फॉर्मेशन या ट्रेडिशनल इन्फॉर्मेशन वो भी इस प्रोजेक्ट को लेकर है, मतलब वो पुराने टाइम से पढ़ रहा होगा करंट अफेयर्स को। तो इससे यूपीएससी आपको ओवरऑल जज कर लेता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें दो तरीके की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, एक करंट और एक ट्रेडिशनल। अब यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, आपको सोचने का टाइम नहीं दिया क्वेश्चन के बारे में मैंने। सेकंड, इंडिया हैज फेल इन अचीविंग द टारगेट ऑफ डबलिंग टाइगर नंबर। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले जब इसके ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया तो मैंने आपको बताया ही था कि 2022 का हमारा टारगेट था जिसमें हमने अपनी जो टाइगर की संख्या थी उसको डबल करना था, लेकिन वो हमने 2 साल पहले ही अचीव कर लिया है 2020 के अंदर। देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम तभी जाएगा ना जब ऑफकोर्स आपके यहाँ पे जो पूरा प्रोटेक्शन का मेजरमेंट है वो सही तरीके से लिया जा रहा होगा। तो इस वजह से ही जो सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर 2022 का हमने टारगेट रखा था उसे 2 साल पहले ही अचीव कर लिया है, फेल नहीं हुआ है इसके अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा हो जाएगा बी 1 और 3, ठीक है। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम क्यों आया है, बिकॉज हमने जो सेंसस किया है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे। तो दुनिया का अपने आप में सबसे बड़ा कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे था ये, इस वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आया। देख लेते हैं भाई, सर्टिफिकेट भी देख लीजिए जो मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज अगेन कंसर्निंग प्रोजेक्ट टाइगर। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट तीनों में से ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1973, ये तो आपको पिछले क्वेश्चन में ही पता चल गया, विद 9 टाइगर रिजर्व फॉर कंजर्विंग आर नेशनल एनिमल। तो इसको 9 टाइगर रिजर्व के साथ स्टार्ट किया गया था, किस चीज़ के लिए, ताकि अपने नेशनल एनिमल को कंजर्व किया जा सके। हो सकता है इट इज़ एन ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है किसकी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, हो सकता है। थर्ड कहता है द एनटीसीए वाज लॉन्च्ड इन 2005। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक बॉडी है, इसे 2005 में लॉन्च किया गया था। सोचिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, जब आपका 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था तो इसके अंदर 9 टाइगर रिजर्व जो थे उसको शामिल किया गया था और आज के दिन में इसमें 50 टाइगर रिजर्व्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहली स्टेटमेंट आपकी हो जाती है ठीक। चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, पहले सेकंड से पहले। एनटीसीए जो था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको 2005 में लॉन्च किया गया था, तो तीसरी स्टेटमेंट भी आपकी ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जी हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है,
लेकिन आती किसके अंडर में? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लग सकता है आपको क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है, लेकिन इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि फॉरेस्ट वाला पोर्शन जो है वो इससे डील करता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा बी। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। आई रिमेंबर 3 से 4 साल पहले एम स्ट्राइप्स के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि एम स्ट्राइप्स किससे रिलेट करता है। तो बेसिकली ये टाइगर से रिलेट करता है। इसकी फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एम स्ट्राइप्स क्या होते हैं? बेसिकली जो टाइगर के ऊपर ब्लैक कलर की लाइन्स हैं इसी को स्ट्राइप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हर टाइगर की जो स्ट्राइप का पैटर्न होता है वो अपने आप में अलग होता है, ठीक है। और इसी पैटर्न के बेसिस पे हम एक टाइगर को दूसरे टाइगर से अलग कर सकते हैं कि जो ये पहला टाइगर है इसकी स्ट्राइप्स कुछ इस तरीके से है, दूसरे टाइगर की जो स्ट्राइप्स है वो कुछ इस तरीके से है, और ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि पहला टाइगर दूसरे टाइगर से अलग है, अदरवाइज तो सब एक जैसे ही दिखेंगे आपको। तो मॉनिटरिंग सिस्टम है ये टाइगर्स का। तो क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक इट वाज कि एम स्ट्राइप्स किससे रिलेट करता है। तो 4 ऑप्शन थे, उसमें टाइगर भी एक ऑप्शन था। तो एम स्ट्राइप्स जो है ये अगर टाइगर के ऊपर मेंस में क्वेश्चन आता है वहाँ भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी अगेन पूछा जा सकता है, और इवन इंटरव्यू में भी अगर टाइगर कंजर्वेशन के ऊपर डिस्कशन होती है तो ये पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। ये एक ऐप बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको ऑल अक्रॉस इंडिया लॉन्च किया गया था बाय NTCA इन 2010। तो 5 साल के बाद, NTCA 2005 में बनी थी, 5 साल के बाद इसको लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है चाबार पोर्ट के बारे में बात करें। डेफिनेटली आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, राज्यसभा टीवी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी देखा होगा। चाबार पोर्ट जो है काफ़ी न्यूज़ में है, पूरा जो इशू है वो डिस्कस करेंगे, बट पहले प्रीलिम्स देखते हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाबार पोर्ट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर जो ट्राइलेटरल अग्रीमेंट है उसको भी पढ़ेंगे, बट पहले इट इज़ लोकेटेड ऑन गल्फ ऑफ ओमान। तो जो चाबार पोर्ट है ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेट करता है। इट इज़ 72 किलोमीटर अवे फ्रॉम ग्वादर पोर्ट इन ईरान। तो ईरान के अंदर जो ग्वादर पोर्ट है उससे 72 किलोमीटर ये दूर है, हो सकता है। द पोर्ट सर्व्स एज द ओनली ओशियानिक पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये जो पोर्ट है अपने आप में ही एक अकेला ओशियानिक पोर्ट है पाकिस्तान का। सोचिए, बिल्कुल एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, आपको फिर ही इसको आप सही तरीके से आंसर कर पाएंगे। चलिए पहले तो ब्रीफली देख लेते हैं कि इशू है क्या। देखिए, रिसेंटली ईरान ने क्या किया है, ईरान ने डिसाइड किया है कि चाबार रेल लाइन कंस्ट्रक्शन जो है वो अपने आप ही बनाएगा। हालांकि पहले क्या था, पहले इंडियन साइड ने कहा था कि ये जो रेल लिंक है ये हम आपको बना के देंगे, लेकिन अभी ईरान ने कहा है कि इंडियन साइड से डिलेज हो रही हैं बिगिनिंग के लिए भी और फंडिंग के लिए भी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो हम ये अपने आप ही बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं ये था क्या। ट्राइलेटरल अग्रीमेंट था बेसिकली इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान के बीच में, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो रीजन है आपका, दिस इज चाबार पोर्ट और ये है ज़ैदैन रीजन। तो ज़ैदैन रीजन तक इन्होंने एक रेल लिंक बनाने की बात करी थी। हमारी साइड से इरकॉन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में ही आती है और रेलवे की एक सब्सिडरी है इसने, और वहाँ से ईरान की साइड से ईरानियन रेल मिनिस्ट्री ने एक MOU जो था साइन किया था कि हम लोग ये एक रेल लिंक जो है ये आपको जो दिख रहा है ऐसा बनाएंगे और इसके थ्रू अफगानिस्तान का बॉर्डर भी जो होगा वो टच होगा। बेसिकली होता क्या है, इंडिया जो है अगर अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहता है या ईरान के साथ ट्रेड करना चाहता है तो बीच में पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान हमें यहाँ से एंट्री और एग्जिट के लिए अलाउ नहीं करता है। तो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, टू बाईपास पाकिस्तान, हमने जो कोशिश करी वो ये कोशिश करी कि डायरेक्टली लिंक हमारा हो किससे, ईरान से, और ईरान के थ्रू ही, ईरान के चाबार पोर्ट के थ्रू ही हम जो है ज़ादेन तक पहुंचे, और फिर अगर हमें ज़ारास दिलाराम रोड जो है इसके थ्रू काबुल तक भी जाना है तो हम जा सकते हैं। मतलब अफगानिस्तान का जो एक्सेस है वो हमें मिल पाएगा किसके थ्रू, ईरान के थ्रू। तो ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी हुआ क्या है, एक तरीके से डिप्लोमेटिक फेलियर कह सकते हैं इसको आप, या फिर हमने इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के ऊपर कि ईरान जो है अब यूनिलेटरली इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी इतनी कैपेबल है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम कन्विंस कर ले ईरान को कि वो इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया को ऑन बोर्ड रखे। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में कि ये लोकेट कहाँ करता है, क्या ये गल्फ ऑफ ओमान में है। तो यहाँ पे लोकेशन से आपको पता चल ही रहा है कि इट इज़ वेरी एडजेसेंट टू गल्फ ऑफ ओमान। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आधी सही है आधी गलत है। जस्ट लाइक यूपीएससी भी ऐसी करती है, एक स्टेटमेंट में 2 फैक्ट्स दे दिए, 3 फैक्ट्स दे दिए, 3 फैक्ट्स में से 2 तो ठीक कर दिए लेकिन 1 फैक्ट गलत कर दिया, ताकि अगर आपको इन 2 फैक्ट्स के बारे में पता है, इसके बारे में नहीं पता, आप सोचेंगे पूरी स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे क्या ये 72 किलोमीटर अवे है ग्वादर पोर्ट से, बिल्कुल ठीक, लेकिन ग्वादर पोर्ट जो है ईरान के अंदर नहीं है। ग्वादर पोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये, ग्वादर पोर्ट इज इन पाकिस्तान। देखिए मैप के ऊपर, सो इट इज जस्ट नेक्स्ट टू
ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। द पोर्ट सर्व्स एज द ओनली ओशियनिक पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ऑफकोर्स ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि चाबार पोर्ट जो है वो पाकिस्तान का पोर्ट नहीं है, इट इज़ द ओनली ओशियनिक पोर्ट ऑफ ईरान। ठीक है, तो ईरान का अपने आप में अकेला ही एक ओशियनिक पोर्ट है जिसकी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी थी। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड और थर्ड हमारी गलत है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में तफसील से हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें जो ये पर्टिकुलर ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है और अभी इस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है कि कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी गई दो स्टेटमेंट्स के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, एनएसओ रिलीजेस द इन्फ्लेशन डेटा। तो एनएसओ जो है वो इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा को क्या करता है, रिलीज करता है, हो सकता है। रिटेल इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो रिटेल इन्फ्लेशन को WPI जो है उसके थ्रू मेजर किया जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, 4 आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, रिसेंटली नेशनल स्टैट्स ऑफिस या फिर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने डेटा रिलीज किया इन्फ्लेशन से कंसर्निंग और कहा है कि जो इन्फ्लेशन है वो 6.09% तक इंक्रीज हो गए इन द मंथ ऑफ जून 2020। देखिए आपको पता है एक मॉडरेट लेवल का जो इन्फ्लेशन होता है वो तो एक्सेप्टेबल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो दिखाता है कि जो इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए, हमारे जो सेंट्रल बैंक है और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कहा है कि जो आपका इन्फ्लेशन है वो हम टारगेट करेंगे 4 ± 2%। मतलब किस प्राइस बैंड के अंदर या किस परसेंटेज बैंड में ये रहना चाहिए, 2 से 6% के बीच में ये रहना चाहिए। अभी थोड़ा सा हमारा जो 6% का जो अपर हमारी लिमिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है, एनएसओ इसको रिलीज करता है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन की जब बात करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको पता है होलसेल इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन अलग होता है। रिटेल इन्फ्लेशन में जो कंज्यूमर डायरेक्टली परचेज करता है, होलसेल में होलसेल प्राइसेस को लिया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ए। इसके अलावा एक और इन्फ्लेशन होता है, दैट इज कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये इंडेक्स क्या दिखाता है, पर्टिकुलरली जो आपके फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, फूड बास्केट जो होती है उसके अंदर प्राइस के अंदर कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन होता है क्या, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट राइज इन प्राइसेस, राइट। ठीक है, इससे क्या होता है, परचेजिंग पावर आपकी कम हो जाती है और मॉडरेट इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया एक्सेप्टेबल होता है। तो इन्फ्लेशन इज राइज इन द प्राइसेस। इसी तरीके से कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के अंदर फूड बास्केट के अंदर कितना प्राइस में उतार चढ़ाव हो रहा है उसको CFPI जो है वो दिखाता है। और इस बार जो CFPI था वो 7.87% था जून के महीने में, मतलब 6.09% ओवरऑल इन्फ्लेशन है। 7.87% जो है हमारा फूड के अंदर इन्फ्लेशन है, मतलब खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर एवरेज लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। बट ये एक चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव ये भी है कि CFPI जो था लास्ट महीने में, मई के महीने में 9.20% था। तो लास्ट महीने में जो फूड इन्फ्लेशन था, फूड का जो इंडेक्स था वो 9.20 था, वो एटलीस्ट अभी कम होकर 7.87 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगेन CPI को लेके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमने देखा था अभी पीछे। तो यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था कि देखते जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं इकोनॉमी के आप सही कर पा रहे हैं या गलती कहाँ हो रही है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में गलती हो रही है, करंट अफेयर्स जो बिल्कुल हार्ड कोर करंट अफेयर्स है वहाँ पर गलती हो रही है, या फिर अगर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ज्योग्राफी मैप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, वहाँ पर गलती हो रही है। पैटर्न समझिए अपने आप का पैटर्न जितना आप समझेंगे ना उतना गलतियों को दूर करना आसान होगा। जैसे जब मैं प्रिपेयर करता था, मुझसे मैप से रिलेटेड क्वेश्चन में काफ़ी गलतियां होती थी क्योंकि वो मेरा अच्छे से प्रिपेयर नहीं था। जब मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि मैप से रिलेटेड मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो मैंने उसको करेक्ट करने के लिए मेजर्स लेने शुरू कर दिए। 10 मिनट मैप को रोज़ देखना शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उससे परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो जाती है। चलते हैं यहाँ पे CPI के बारे में देखते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो कहती है द बेस ईयर ऑफ CPI इज 2012। जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का वो 2012 है, हो सकता है। इट इज़ यूज बाय मॉनेटरी कमेटी टू कर्टेल इन्फ्लेशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हमारी, वो इसको यूज़ करती है ताकि इन्फ्लेशन को कर्टेल किया जा सके, हो सकता है। इट शोज द चेंजेस इन प्राइस फ्रॉम रिटेल बायर स्टैंड पॉइंट। तो ये जो है प्राइस के अंदर चेंजेस को दिखाती है, किसके पर्सपेक्टिव से, रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से। ये भी हो सकता है। देखिए काफ़ी कॉमन सेंसिकल स्टेटमेंट है। बिलीव मी, इकोनॉमिक्स जो है ना वो तो पूरी ही एक्सट्रीमली लॉजिकल है और बहुत ज़्यादा अगर आप उसमें दिमाग नहीं भी लगाते, कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं, अगर आपको बेसिक्स आपके क्लियर है तो उसके क्वेश्चन तो गलत होंगे ही नहीं। यहाँ पे 2 मिनट लीजिए, सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो CPI की बात करी जाए, CPI का जो बेस ईयर है वो 2012 है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। और यही वो एक तरीके का मेजर होता है जो हमारी मॉनेटरी कमेटी जो है वो भी यूज़ करती है, ये देखने के लिए कि अभी हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर कितना इन्फ्लेशन प्रिवेल करता है। तो WPI को यूज़ नहीं किया जाता मॉनेटरी कमेटी द्वारा, CPI को यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक है।
अब सीपीआई की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया था, नाम में ही कंज्यूमर आ रहा है, तो डेफिनेटली रिटेल बायर के स्टैंड पॉइंट से, मतलब आपके और मेरे स्टैंड पॉइंट से ये बताता है कि प्राइस के अंदर कितना बदलाव हो रहा है, कितना उतार चढ़ाव हो रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। देखिए अभी ईरान जो है काफ़ी न्यूज़ में है, आपको पता ही है। हो सकता है ईरान से रिलेटेड क्वेश्चन मेंस में अपीयर कर जाए कि हमारे जो रिलेशन है उनके साथ कैसे चल रहे हैं, बायलैटरल रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन प्रीलिम्स के अंदर क्योंकि ईरान न्यूज़ में है, इसकी मैप की लोकेशन जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ चुका हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया है। विच आर द फॉलोइंग कंट्री और कंट्रीज इज और आर टच द ईरान, दिस इज टच द ईरान बॉर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो ईरान के बॉर्डर को पहले तो वो टच करनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आपको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर किसका टच होता है पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे किसका बॉर्डर टच होता है, तीसरे पे, चौथे पे, ठीक है। तो क्योंकि चारों ऑप्शन दिए गए तो ये तो पक्की बात है कि चारों के बॉर्डर्स टच करते होंगे, इसलिए दिए गए, कॉमन सेंस वाली बात है ये तो। लेकिन सबसे ज़्यादा बॉर्डर ईरान के साथ किस कंट्री का टच होता है, फिर सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ये आपको बताना है। सोचिए, ध्यान से सोचिएगा, विजुअलाइज करने की कोशिश करिए जो ईरान का मैप है उसको, ठीक है। आप चाहें तो अगर आपके रूम में मैप लगा भी हुआ है तो भी आप जाके देख सकते हैं उसको, फिर कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर करने की। चलिए देखिए, एक बार अगर मैप नहीं भी है तो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा बॉर्डर की बात करिए यहाँ पे, इराक जो है वो बहुत ज़्यादा बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो लगता है कि नंबर 1 पे ये होगा। अब देखो अफगानिस्तान तुर्कमेनिस्तान में से मुझे लग रहा है कि तुर्कमेनिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अजरबैजान है, अर्मेनिया है, टर्की है, इनका नंबर तो ज़्यादा नहीं लग रहा है। फिर मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान जो है इसका बॉर्डर सबसे ज़्यादा टच कर रहा है, और चौथे नंबर पे मुझे लग रहा है पाकिस्तान का बॉर्डर ज़्यादा टच कर रहा है। देखिए मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, देखते हैं अभी चेक करके इसको। तो यहाँ पे अफगानिस्तान 921 किलोमीटर है, अर्मेनिया और अजरबैजान को तो हमने छोड़ ही दिया था। इराक जो है वो सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच कर रहा है, और सेकंड नंबर पे है तुर्कमेनिस्तान, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, और चौथे नंबर पे अफगानिस्तान। मुझे लग रहा था कि अफगानिस्तान को तीसरे नंबर पे होना चाहिए और चौथे नंबर को पाकिस्तान, ठीक है। तो ये रिवर्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अभी अपने ऑप्शंस को देख लेते। तो सबसे पहले है हमारा इराक, फिर है तुर्कमेनिस्तान, फिर है पाकिस्तान, एंड फिर अफगानिस्तान। सो इट इज़ 1 4 2 3, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ए इसका सही आंसर है। पूछा जा सकता है ईरान के बॉर्डर को लेकर भी, रीज़न इज़ ईरान जो है अभी काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, और मेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पूछ रहा है टेंगम्स के बारे में। टेंगम्स के बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ बुक नेम टेंगम्स। टेंगम्स करके एक बुक जो है अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई है। पूछा गया है कि किस स्टेट ने ये बुक को लॉन्च किया है। सिक्किम ने किया है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सोचिए, फिर बुक क्या है उसको भी देखेंगे। चलिए देखिए, तेंगम्स जो है इट्स अ वेरी लिटिल नोन कम्युनिटी। ये कम्युनिटी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में रिसाइड करती है। इनकी जो लैंग्वेज है वो भी तेंगम्स है, और इसके ऊपर अभी एक बुक जो है वो पब्लिश करी गई है। सिर्फ 253 स्पीकर्स जो हैं वो इसके अभी सिर्फ बचे हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेज 2009 के हिसाब से ये एक ओरल लैंग्वेज है जो कि तानी ग्रुप को बिलोंग करती है, ठीक है, जो कि टिबेटन बर्मन लैंग्वेज फैमिली के अंडर में आती है, और अभी इसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से आती है, अरुणाचल प्रदेश से, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 253 स्पीकर्स रह गए हैं, तानी ग्रुप के अंडर में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपटा के बारे में बात कर रहा है। आपटा के फुल फॉर्म अभी नहीं बताऊंगा, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर करना ईजी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री या कंट्री इज और आर इन्वॉल्व इन आपटा। आपटा के अंदर तीनों में से कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व हैं? क्या इंडिया है इसके अंदर? व्हाट अबाउट अफगानिस्तान, पाकिस्तान? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए देखिए, ईरान के इशू की वजह से ही जो अभी ईरान ने यूनिलेटरली अपनी रेलवे लाइन बनाने की बात करी, तभी आपटा जो था वो न्यूज़ में था। इट इज़ अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड अग्रीमेंट। तो आपटा में कौन कौन है? अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब देखते हैं है क्या। इट्स अ बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, एक तरीके का ट्रेड अग्रीमेंट है जिसे 2010 में साइन किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के द्वारा। इसमें यह कहा गया कि जो अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है एक दूसरे को फैसिलिटेट करेंगे ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए दोनों कंट्रीज के अंदर। गुड्स की मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे, और साथ में एक दूसरे के एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे रोड्स हो गई, पोर्ट्स हो गए,
ट्रांजिट ट्रेड होगा, ये जो कॉरिडोर्स होंगे इनको यूज़ कर पाएंगे। 2010 में जो एग्रीमेंट किया गया, इससे पहले एक 1965 में एग्रीमेंट किया गया था, 2010 के एग्रीमेंट ने इसी को सुपरसीड किया। यहाँ पर तो जो अफगानिस्तान है उसको ये फैसिलिटी भी मिली गई थी कि ड्यूटी फ्री गुड्स जो होंगी वो भी वो पाकिस्तान के सी पोर्ट से इंपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो मेन टारगेट किया जाएगा वो होगा एयरपोर्ट्स यूज़ कर सकते हो, रेलवे लिंक्स यूज़ कर सकते हो, रोड्स यूज़ कर सकते हो, पोर्ट्स यूज़ कर सकते हो, ताकि जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में उसको फ्लरिश किया जा सके। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे वो क्या है, डी। इंडिया का इसमें रोल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को लेके। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वो कहाँ लोकेट करता है? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दी है इसके ऊपर, और इसी वजह से न्यूज़ में था। लोकेशन आपको पता होनी चाहिए कि कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरला में है। कहाँ पर है ये सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं इसको। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है ये कहाँ लोकेट करता है? ये है तिरुवनंतपुरम, केरला के अंदर। 2011 में ये न्यूज़ में आया था। रीज़न बीइंग यहाँ पे 1 लाख करोड़ के गोल्ड वॉल्ट जो थी अंडरग्राउंड वो मिली थी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा अगर गोल्ड की डिस्कवरी हो जाती है तो डेफिनेटली न्यूज़ में आना इसका बनता है। तो ट्रेजर जो था 1 लाख करोड़ का यहाँ मिला था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक वर्डिक्ट थी जिसको अपहेल्ड किया है, और इसके हिसाब से कहा गया है कि जो रॉयल फैमिली है ट्रेवनकोर की, वो इस प्रॉपर्टी को जो है मैनेज करेगी। द रॉयल फैमिली विल मैनेज द प्रॉपर्टी ऑफ डीटी एट श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इन तिरुवनंतपुरम, केरला। तो हमारा आंसर डी है। बैकग्राउंड न्यूज़ का मैंने आपको बता दिया कि जो डीटी है इस मंदिर के अंदर, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कौन मैनेज करेगा? ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, इसके बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जो टेम्पल है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि करंट में ये टेम्पल न्यूज़ में है, तो डेफिनेटली कल्चर से कोई क्वेश्चन आता है तो भी पूछा जा सकता है इस टेम्पल से रिलेटेड, या इस टेम्पल के से रिलेटेड कोई आर्किटेक्चर स्टाइल है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करें इसी चीज़ को ध्यान में रख करें। तो टेम्पल डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में इसे बनाया गया था, बट द प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो है इसे 18वीं सेंचुरी में बनाया गया था। बनाया किसने था? तब जो ट्रेवनकोर की जो रॉयल फैमिली के हेड थे, रूलर थे, महाराजा मार्तंड वर्मा, जिसके बारे में हम स्पेक्ट्रम वाले जो MCQs करते हैं उसके अंदर भी हम पढ़ते रहते हैं। चेरा स्टाइल का आर्किटेक्चर है। मान लीजिए पूछ ही लिया जाता है कि इसके अंदर कौन से स्टाइल का आर्किटेक्चर है, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं। तो चेरा स्टाइल का आर्किटेक्चर है। मेन डीटी के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो लॉर्ड विष्णु जो है वो इसकी मेन डीटी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स की है 2011 की केरला हाई कोर्ट का डिसीजन विच हैड डायरेक्टेड द केरला गवर्नमेंट टू सेट अप अ ट्रस्ट। केरला गवर्नमेंट को एक ट्रस्ट जो था वो बनाना था, ऐसा केरला हाई कोर्ट ने कहा था। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2011 की जो जजमेंट है उसको रिवर्स करते हुए कहा है कि जो मैनेजमेंट है एसेट की वो किसको दी गई है? रॉयल फैमिली को दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि ट्रेडिंग पार्टनर्स को लेकर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? अभी रिसेंटली ये डेटा को रिलीज किया गया है, तो कौन है इंडिया का टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एज पर द डेटा? क्या ये चाइना है, UAE है, USA है, रशिया है? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अभी रिसेंटली एक डेटा जो है वो इशू किया है। उस हिसाब से 2019-20 में जो USA है वो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। बात करी जाए 2018-19 की, तो तब भी जो USA था वो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था, लेकिन इससे पहले ये जो खिताब दिया जाता था ये चाइना को दिया जाता था। लेकिन आपको पता है कि चाइना से हम थोड़ा सा डेस्केलेट कर रहे हैं अपने रिलेशंस को, इवन ट्रेड रिलेशंस को भी हम थोड़ा सा सीमर डाउन कर रहे हैं। तो सेकंड कंसेक्यूटिव फिस्कल ईयर के अंदर USA जो है वो हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो निकल के आया। रशिया से तो वैसे ही हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा उतना ज़्यादा ट्रेड है नहीं, तो जो यहाँ पे आपको सोचना था A और C में से ही सोचना था। अब देख लेते हैं डेटा को भी कि कितना हमारा इनसे ट्रेड है। तो 2018-19 में यहाँ देख रहे हैं कि हमने US के साथ अपने ट्रेड को चाइना के साथ सरपास किया था थोड़े से ही परसेंटेज पॉइंट से, और अभी यहाँ पर 2019-20 में इट इज़ 68, जो हमने 64.96 अगर चाइना से कंपेयर करते हैं तो अभी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इंडिया एज ए ट्रेड सरप्लस, ये चीज़ भी अच्छी है क्योंकि हम अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस को फॉलो करते हैं, और अगर चाइना से बात करी जाए तो लार्जली हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो ये भी एक एडवर्स पॉइंट है हमारे और चाइना के ट्रेड के बीच में, लेकिन US के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस रहता है, जो कि एक अच्छी खबर है। तो हमारे 10 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब इसे हम रिवाइज करेंगे विद इन 2 मिनट्स में, इसको मिस नहीं करना है आपको। चलिए, तो टाइगर सेंसस के बारे में देखा, 4 साल में एक बार होता है। वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर हमारा नाम आया है। हमने यहाँ पे 2022 में कहा था कि हम टाइगर की जो संख्या है उसको डबल करेंगे, और हमने 2 साल पहले ही 2020 में कर दी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने का रीज़न यही है क्योंकि हमने दुनिया का सबसे बड़ा
कैमरा ट्रैपिंग वाइल्ड लाइफ सर्वे जो है वो करके दिखाया है। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका था 1973 के अंदर, और साथ में ही एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो हमारे यहाँ पे था वो था एम स्ट्राइप्स, जिसके हिसाब से ऐप को यूज़ करते हुए हम वेरियस जो टाइगर्स होते थे उनको डिफ्रेंशिएट करके उनकी संख्या को कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे जब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था तो 9 टाइगर रिजर्व्स थे और उसे बढ़ाकर अभी तक हमने 50 कर दिया है। एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी है जिसे 2005 में बनाया गया था, जिसने एम स्ट्राइप्स को 2010 में लॉन्च किया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन आती किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। देन हमने देखा था इसके बाद चाबार पोर्ट के बारे में। चाबार पोर्ट जो है गल्फ ऑफ ओमान में लोकेट करता है, लेकिन चाबार पोर्ट है किसका? ईरान का ओनली ओशैनिक पोर्ट है, पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का कौन सा है? पाकिस्तान का है ग्वादर पोर्ट, उससे 72 किलोमीटर ये दूर है। बेसिकली इट वाज इन अ फैसिलिटेटिव मेजर जो था वो इंडिया को दिया गया था कि यहाँ से इंडिया जो है ईरान में एंटर करेगा और देन अफगानिस्तान का जो एक्सेस है वो इंडिया को दिया जा सकेगा। लेकिन अभी ईरान ने क्या कहा है कि जो रेलवे लिंक बनाना था ज़ादेन तक, वो बनाने में इंडिया डिले कर रहा है, फंडिंग भी नहीं कर रहा है, इसी वजह से हम इसे यूनिलेटरली बनाएंगे। इरकॉन और ईरानियन रेल मिनिस्ट्री के बीच में ये MOU जो था वो किया गया था। द मेन पर्पस वॉज टू बाईपास पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान का एक्सेस इंडिया को नहीं देता है, उस चीज़ को बाईपास करने के लिए हमने ये किया था। लेकिन अभी ईरान जो है प्रॉबेबली थोड़ा सा पीछे हट रहा है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि डिप्लोमेसी को यूज़ करते हुए आगे आने वाले टाइम में ईरान जो है वो ऑन बोर्ड कर लिया जाएगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट हमने देखा था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, इन्फ्लेशन डेटा को रिलीज करता है और यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन को CPI दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा दिखाया जाता है। इस बार जो इन्फ्लेशन था 6.09%, जो कि हमारे जो 2 से 6% का बैंड होता है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जा रहा है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हम इसे कर्टेल कर लें। फिर हमने कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बारे में CFPI के बारे में देखा था। CFPI 7.87% है, मतलब नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज़्यादा है। फूड के अंदर ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज गरीब लोग जो होते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये जो था डेटा 9.20% था पिछले महीने, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। इन्फ्लेशन हमने देखा था यूजुअली राइजिंग प्राइसेस होता है, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाती है। नेक्स्ट हमने देखा था CPI के बारे में। CPI जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2012 बेस ईयर होता है। मॉनेटरी कमेटी जो है इसको ही यूज़ करती है, WPI को यूज़ नहीं करती है जब भी इन्फ्लेशन की बात करती है, विच इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट हमने देखा था कि प्राइस जो इसमें चेंजेस होते हैं वो हम किस स्टैंड पॉइंट से देखते हैं? रिटेलर के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं, होलसेलर के स्टैंड पॉइंट से नहीं देखते हैं, क्योंकि WPI से देखेंगे तो डेटा जो है उतना करेक्ट फिगर आपको नहीं दिखाएगा। फिर हमने देखा था ईरान के बॉर्डर के बारे में। ईरान जो है अभी हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसी वजह से इसके बॉर्डर को हमने देखा था। सबसे ज़्यादा बॉर्डर ये शेयर करता है इराक के साथ, फिर तुर्कमेनिस्तान के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ और फिर अफगानिस्तान के साथ। ये जो आपको मैप है वो भी अच्छे से पता होने चाहिए। नहीं है आपको इसके बारे में जानकारी तो अपने रूम में मैप्स लगा लीजिए और उसको रेगुलर बेसिस पे 5 से 10 मिनट जरूर देखा करिए। देन हमने देखा था तंगम्स के बारे में। कम्युनिटी है और इनकी लैंग्वेज तंगम्स है। रिसेंटली एक बुक जो है लॉन्च करी गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वहीं की एक कम्युनिटी है, तानी ग्रुप के अंदर आती है। 253 स्पीकर्स जो हैं वो इसके बचे हैं। IUCN के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये लैंग्वेज है। फिर हमने APTA के बारे में देखा था। अफगानिस्तान पाकिस्तान का अग्रीमेंट है ये, और इसके अंदर इंडिया का रोल नहीं है। इसमें बेसिकली 2010 को साइन करने के बाद अफगानिस्तान ने और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपने एयरपोर्ट्स को यूज़ करने के लिए, रेलवेज लिंक को यूज़ करने के लिए, रोड्स को यूज़ करने के लिए, पोर्ट्स को यूज़ करने के लिए एक्सेस जो था वो दे दिया था, ताकि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है वो इंक्रीज़ किया जा सके। तो ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए ये साइन किया गया था। इसके बाद हमने इनकी लोकेशन भी देखी थी एंड देन हमने देखा था पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। केरला तिरुवनंतपुरम में लोकेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दी है कि त्रैवनकोर रॉयल फैमिली जो है वो इस DT की जो प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करेंगे। अब हमने देखा DT कौन सी है, लॉर्ड विष्णु है। कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चेरा स्टाइल का ये टेम्पल है। आर्किटेक्चर इसका पूरा चेरा स्टाइल का है। और मार्तंडे वर्मा जो उस वक्त के त्रैवनकोर के महाराजा थे, रूलर थे, उन्होंने इसे बनाया था 18वीं सेंचुरी में, और पहले उससे 8th सेंचुरी में इसे बनाया जा चुका था। दिखता कैसे है? कुछ इस तरीके से दिखता है। और अपने जो इसमें 2011 में डिस्कवरी करी गई थी जो ट्रेजर वोल्ट की, उसकी वजह से जाना जाता है। लास्ट में हमने देखा था इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर के तौर पे USA जो है वो टॉप पे रहा है। लास्ट टाइम भी जो USA था वो टॉप पे रहा था। हमने डेटा देखा है कि US और इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है वो इंक्रीज हो रहा है और हमारे ही सरप्लस में है। लेकिन चाइना इंडिया का जो रिलेशन है वो हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। इंडिया के लिए एडवर्स पॉइंट है वो। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। कॉमेंट सेक्शन में मार्क्स लिखना भूलिएगा मत। आज हमने बहुत अच्छे से तफसील से डिस्कशन के साथ जो है वो इसको डिस्कस किया है, ताकि सिर्फ MCQs ही नहीं, एक तरीके से करंट अफेयर्स भी आपका कवर हो जाए। और जो लोग 60% से अच्छा ज़्यादा स्कोर कर पाए हैं, मतलब 6 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन को ठीक कर पाए, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। जिन लोगों के मार्क्स 6 से कम रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप जो अपने नोट्स देखते हैं उन नोट्स को रिवाइज करिए और दोबारा से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हो सकता है पहले अटेम्प्ट में आपके 2 ही मार्क्स आए हों, 4 आए हों, 5 आए हों, एक बार आप उसे रिवाइज कर लेंगे नोट्स बना के, तो डेफिनेटली नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो जाएंगे। क्योंकि मेन पर्पस हमारा UPSC के अंदर अपने मार्क्स को इंप्रूव करना है। तो जितनी ज़्यादा अटेम्प्ट्स आप दे के मार्क्स को इंप्रूव
इम्प्रूव कर सकते हैं और वही क्वेश्चन अगर यूपीएससी में आ जाते हैं या उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट आ जाती है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपका क्वेश्चन जो यहाँ गलत हुआ है वो नहीं होगा, एंड दैट इज़ द एंटायर पर्पस ऑफ मेकिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियोज़। कोई भी आपका डाउट है तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल हियर, आप टेलीग्राम पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो या आपकी एंटायर प्रिपरेशन से रिलेटेड हो। कोई भी आपका क्वेश्चन आता है या आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली मुझे आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।